This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हम आज आपका 3rd चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले भावना, आपके साथ कितने बच्चे हैं? एक तो भावना है और आपके साथ सोनाक्षी भी है और स्वीटी भी है। 3 हो आप? यस मैम। तीनों साथ बैठे या फिर वो अपने अपने घर पे हैं? 2 है। तो बेटा 2 का एसएन नंबर फिल करो। ठीक है, जो आपके साथ नहीं है उसका एसएन फिल नहीं करना होता है। जो आपके साथ बैठे हैं उनका आप कर सकते हो, लेकिन जो अपने घर पे है उनका नहीं करना है। ठीक है, ठीक है मैम। चलिए तो अभी के लिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो हम पढ़ने वाले हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। उससे पहले एक बार देख लेते हैं फटाफट से पोल रिजल्ट। तो पिछले क्लास का पोल रिजल्ट कुछ इस तरीके का है। ये आपका 2nd चैप्टर का पोल रिजल्ट है, जिसमें हमने जो संबंध किया था शून्यकों और गुणांकों के बीच में। तो उसमें जो है वो पिछली क्लास में 2 सवाल पूछे गए थे। उन दोनों सवालों के जवाब जिन बच्चों ने बिल्कुल सही दिए हैं उनके नाम हैं शिव कुमार, मालती, राम भतेरी, जसविंदर, अंशु, भावना, सरुति, सुनील, जतिन, मोनिका, देनिका, सुरेश, अदिति एंड अंजू, सुरेंद्र, पिंकी और विशाल। ठीक है, तो चलिए ये था हमारा पिछली क्लास का पोल रिजल्ट। अब उम्मीद है कि इस क्लास में भी आप ऐसे अच्छे से करोगे, क्योंकि 3rd चैप्टर है, बिल्कुल स्टार्टिंग है। तो शुरू से ही 3rd चैप्टर में आपने अच्छे से स्कोर जो है वो अपना रखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। पहले आपको मैं पढ़ाऊंगी नहीं, पहले आपसे पूछूंगी, मुझे बताओ ये जो यहाँ पे लिखा गया है ये क्या है? इसे हम क्या कहते हैं? देखो ध्यान से। इसके पास चर भी है, अचर भी है, जमा का निशान भी है और एक और अचर भी है। तो इसको क्या कहेंगे? हम समीकरण। नहीं, सोचो। बहुपद। बहुपद, बिल्कुल। ये क्या है? तो ये बहुपद है, क्योंकि इसमें जो चर की घात है वो पूर्ण संख्या है, चर की घात 1 है, तो हम कहेंगे ये बहुपद है। अच्छा, क्या मैं इसे बीजीय व्यंजक भी कह सकती हूँ? बताओ, हाँ या ना? क्यों? क्या इसको हम बीजीय व्यंजक कह सकते हैं? यस। चुप ही हो गए, फटाफट से बोलो ना हाँ या ना। सिंपल चैट में लिखो फटाफट से। यस कह मैम। सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है चर लाओ, अचर लाओ, बीच में कोई संक्रिया लिख दो तो वो बीजीय व्यंजक होता है। और अगर कोई बीजीय व्यंजक है और उसका जो चर है उसकी जो घात पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद होता है। तो जितने भी बहुपद है वो सभी के सभी बीजीय व्यंजक होते हैं, ये हमने सीखा था। ठीक है, तो ये बहुपद है, इसको हम बहुपद कहते हैं, जिसके बारे में अभी पिछली क्लास में तो हम पढ़ रहे थे। हमने बहुत सारे बहुपदों के बारे में पढ़ा था पिछली क्लास में। ठीक है, पिछला चैप्टर बहुपद के नाम का था। अब अगर मैं इस बहुपद में क्या करूं, बराबर का निशान लगा के इसके आगे कुछ लिख दूं, तो ये क्या बन जाएगा? समीकरण में। समीकरण। अब इसे हम समीकरण कहेंगे। ठीक है, अब इसे हम क्या कहेंगे? तो अब इसे हम समीकरण कह सकते हैं। समीकरण का मतलब होता है ऐसी चीज जिसमें बराबर का निशान हो, जिसके पास 3 चीजें हो। पहली चीज इसके पास होनी चाहिए लेफ्ट हैंड साइड, दूसरी चीज इसके पास होनी चाहिए राइट हैंड साइड, और तीसरी चीज इसके पास होना चाहिए बीच में बराबर का निशान। किसका निशान? बराबर का निशान। तो जब आपको किसी भी बहुपद में या किसी भी बीजीय व्यंजक में 3 चीजें दिखेंगी तो आप कहेंगे कि ये क्या है? ये एक समीकरण है। ठीक है, किस किस को बस इतना समझ आया? सिर्फ इतना कि समीकरण क्या होता है और बहुपद क्या होता है, बहुपद और समीकरण में अंतर क्या क्या है। क्लियर है? चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे लिए समीकरण हो गया जिसके पास लेफ्ट हैंड साइड है, दायां पक्ष बायां पक्ष है और बराबर का निशान इसके बीच में है। ठीक है, तो अब यहीं से क्या निकला? देखो, समीकरण के आगे को हमने भाग किए, समीकरण के आगे को हमने भाग किए तो उसको हमने नाम दिया एक को रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन। क्योंकि आपका जो चैप्टर है उसका नाम भी है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, तो हमें समझना पड़ेगा कि रैखिक समीकरण जो होता है वो क्या होता है। जैसे हमने रैखिक बहुपद
पद पढ़ा था वैसे हम रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। जिस समीकरण में चर की अधिकतम घात 1 होती है उस समीकरण को हम रैखिक कहते हैं। जब भी आप शब्द सुनोगे रैखिक और शब्द सुनोगे समीकरण, तो रैखिक से समझ लेना कि ये किसकी बात कर रहे हैं, घात की बात कर रहे हैं। घात में कितना होना चाहिए, तो 1 होना चाहिए। जैसे कि चलो आप ही मुझे रैखिक समीकरण के उदाहरण लिख के बताओ चैट बॉक्स में। समीकरण होना चाहिए, रैखिक होना चाहिए, ठीक है। चलो फटाफट से बताओ सभी बच्चे, चैट बॉक्स में लिखो ऐसे समीकरण जो रैखिक हो। कोई भी उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण है, कुछ भी उदाहरण बना के लिख सकते हो, ठीक है। एक उदाहरण मुझे दिख गया, सबके अलग अलग उदाहरण होने चाहिए, कॉपी कोई नहीं करेगा, ठीक है। सुरेंद्र आपका आंसर करेक्ट है। और बताओ ठीक है, सभी बताओ अपने अपने उदाहरण फटाफट से। सिर्फ 2 ही बच्चों ने अभी तक बताया है। रैखिक समीकरण के उदाहरण, जो समीकरण भी हो और रैखिक भी हो। हाँ ठीक है, मालती और शिव कुमार आपका भी ठीक है, दिनिक आपका भी ठीक है, ओके। हाँ तो अभी लगभग लगभग जितने मुझे उदाहरण दिख रहे हैं सभी के आंसर बिल्कुल ठीक है। रैखिक समीकरण यही तो होता है, ax प्लस बी बराबर है 0। हाँ पर अभी के लिए संख्या लिखो, अभी के लिए ax मत लिखो, संख्या लिखो कोई, ठीक है। चलो तो वेरी गुड, आप सभी ने लिखा है। आपने जिस तरह से लिखा मैं भी अगर उस तरह से लिखूं तो आपने लिखा है ऐसे कि भाई x के साथ कुछ गुणा कर रहा है, जमा का निशान, उसके बाद 7, उसके बाद 0। किसी ने 0 लिखा है, किसी ने 8 लिखा, किसी ने 2 लिखा। पर ये भी तो रैखिक समीकरण होगा अगर मैं ऐसे लिखूं तो कि x - 5 बराबर 8। क्या ये रैखिक समीकरण नहीं है या है? ये वाला देखो है मैम, है, है ये भी मैम। रैखिक समीकरण है। माइनस वाले भी रैखिक समीकरण होते हैं। x के साथ कुछ गुणा नहीं कर रही हूँ वो भी रैखिक समीकरण होते हैं। मैं बोलूं अगर 9y बराबर है 0 तो क्या ये रैखिक समीकरण है? यस मैम। यस यस, ये भी रैखिक समीकरण है। बस हमने इसमें घात देखनी होती है कि घात कैसी है। अच्छा अगर मैं बोलूं कि कोई समीकरण है x और बराबर में 8, क्या ये रैखिक समीकरण है? यस मैम। पक्का? बाकी बच्चे बताओ क्या ये रैखिक समीकरण है? नो मैम। क्यों? है मैम। अधिकतम घात 2। बिल्कुल, इसमें जो x की घात है वो 2 है, हमें x की घात में 2 चाहिए ही नहीं। हमें चर जो होता है, चर होते हैं आपके a b c x y z ऐसी सी चीजें, ठीक है। चर क्या होते हैं, जो इंग्लिश की चीजें होती है उनको हम चर कहते हैं। तो चर की घात में 1 से ज्यादा कुछ होना ही नहीं चाहिए। अगर मैं इसी को चेंज करके लिखूं, मैं लिखूं x - 9 की घात 2 बराबर में 8, तो क्या ये रैखिक समीकरण होगा? बताओ। कौन सा मैम? ये वाला। नो मैम। नो मैम। है मैम, है मैम। जो नो कह रहे हैं बताओ क्यों? क्योंकि मैम अच्छा सभी कह रहे हैं। सर की देखो अधिकतम घात 1 है मैम। बिल्कुल, क्योंकि चर x है ना, चर तो x है। x की घात देखो, x की घात में तो 1 ही है, मतलब या तो कुछ नहीं है, जिसकी घात में कुछ नहीं होता हमें पता होता है उसकी घात में 1 होता है। तो x की घात में 1 था, जो आपकी घात में 2 है वो तो 9 के सिर पे है। 9 से तो हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें तो सिर्फ और सिर्फ चर से फर्क पड़ता है। यहाँ पे भी देखो चर की अधिकतम घात 1 होनी चाहिए, तो इसलिए हम कहेंगे जो ये वाली चीज है ये रैखिक समीकरण हो सकती है, लेकिन जो ये वाली चीज है ये रैखिक समीकरण नहीं हो सकती। ठीक है, क्लियर है सभी को? अभी किसकी घात देखनी है? चर की। चर की। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब
एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब देखो रैखिक समीकरण के भी इन्होंने आगे को दो और पार्ट निकाले। पहले तो समीकरण था, समीकरण का इन्होंने एक पार्ट निकाला, एक उसके हिस्से किए। जो पहला हिस्सा था रैखिक समीकरण, ठीक है। दूसरा हिस्सा होता था तो द्विघात समीकरण, जिसकी घात सबसे बड़ी 2 हो। तीसरा होता तो त्रिघात समीकरण, जिसकी सबसे बड़ी घात 3 हो। पर हमें हमारे सिलेबस में रैखिक है तो हम रैखिक ही पढ़ रहे हैं। अब रैखिक समीकरण को भी इन्होंने आगे 2 और भागों में बांटा है। पहला भाग एक चर वाला रैखिक समीकरण और दूसरा भाग 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। एक होता है एक चर वाला रैखिक समीकरण, एक होता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो देखते हैं इनमें क्या क्या फर्क होता है। तो अगर हम बात करें कि एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, कैसा होता है, जो कि आपने लिखा भी था, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए पहले तो आप यहाँ पे मुझे समीकरण बना के बताओ, क्योंकि मुझे लगता है ये आपको आसानी से आ जाएगा। आपने समीकरण बनाना है, किसी संख्या में 3 जोड़ने पर 10 प्राप्त होता है। अगर हम इसका समीकरण बनाना चाहें तो भाई कैसे बना सकते हैं, सोचो। किसी संख्या में, बराबर 10 मैम। फिर से बोलो। 80 बराबर, ठीक है, किसी संख्या, अब हमें नहीं पता संख्या कौन है, हमें संख्या पता ही नहीं भी किसमें जोड़ रहे हैं, तो हम इस संख्या को चर मान लेंगे। कोई इसको x मान सकता है, कोई y, कोई a, कोई b, कोई e, कोई f, कुछ भी मानो, ठीक है। जो संख्या हमें पता ही नहीं उसको हम चर मान लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस संख्या को x मान लिया कि कोई संख्या है जिसका नाम x है, क्योंकि मुझे संख्या तो पता नहीं, तो मैंने क्या किया, इसको x मान लिया। और उसमें जब मैं 3 जोड़ूंगी तो मुझे कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। ये मेरा जो है वो समीकरण बन गया। नंबर 1 ये रैखिक है। क्यों रैखिक है, क्योंकि इसमें x की घात में 1 है। नंबर 2 ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें एक ही चर है, ठीक है। चर भी एक है और घात भी एक है, तो हम कहेंगे ये है एक चर वाला रैखिक समीकरण। तो देखो यहाँ पे भी इन्होंने यही समीकरण बनाया। जो संख्या, किसी संख्या जिसके बारे में हमें नहीं पता था उसको तो y भी मान सकते थे। आप लिख सकते थे y + 3 बराबर है 10। आप लिख सकते थे z + 3 बराबर है 10। आप लिख सकते थे a + 3 बराबर है 10। लेकिन हर बार क्या होता, हर बार चर तो एक ही होता ना, या तो y, या तो z, या तो a, या तो x, चर तो एक ही होता। तो हम कहते हैं कि ये क्या है, ये एक चर वाले रैखिक समीकरण है, ठीक है। चलिए, एक चर, चर की घात 1 और समीकरण, मतलब एक चर वाला रैखिक समीकरण है तो उसमें 3 चीजें होनी चाहिए। नंबर 1 एक ही चर होना चाहिए। नंबर 2 चर की घात 1 होनी चाहिए। नंबर 3 वो एक समीकरण होना चाहिए। चलो अब बात करते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण की। तो राम के पास कुल सेब और संतरे की संख्या 6 है। अब एक लड़का राम है, राम के पास कुछ सेब है और कुछ संतरे हैं, जिनको मिलाएं अगर हम तो वो टोटल 6 है। अब इसका समीकरण बनाना हो तो कैसे बनाएं, सोचो जरा और अपना आंसर बताओ। चैट में बताओ, माइक ऑन करके बताओ, कैसे भी बताओ। 2 चीजों की बात हो रही है। x y बराबर, बिल्कुल, वेरी गुड। x + y बराबर है 6। क्यों, क्योंकि राम के पास कुछ सेब है और कुछ संतरे हैं। अब सेब अलग चीज होती है, संतरा अलग चीज होती है। अगर सेब को x मान रहे हो तो संतरे को x नहीं मान सकते, क्योंकि x तो सेब को माना है ना। और अगर संतरे को y मान रहे हो तो सेब को y नहीं मान सकते, क्योंकि y मतलब संतरा। तो इस तरह से क्या हुआ, हमें यहाँ पर इसको पहले हमने ऐसे लिखा कि भाई सेब है कुछ और कुछ संतरे हैं, जिनको जोड़ के 6 आ रहा है, ठीक है। अब हमने क्या किया, सेब को x मान लिया, संतरे को y मान लिया और लिख दिया हमने बराबर में इसके 6। चलो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि मान लो मैंने सेब को माना है f, ठीक है, सेब को मैंने क्या माना है f, और संतरे को मैंने माना है h। अब मुझे इसका समीकरण बना के बताओ। f सेब को + f h बराबर 6 मैम। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, f + h बराबर में 6। तो अब यहाँ पे देखो कितने चर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 मैम। 2 2।
क्यों? क्योंकि जो चीजें हम जोड़ रहे थे वो अलग अलग थी, वो सेम नहीं थी। अगर ये कहते कि कुछ सेब है और उसमें और कुछ सेब जोड़ दिए तब हम एक्स ही लेते या एफ ही लेते, लेकिन एक तरफ कह रहे हैं कि भाई सेब जोड़ने हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं संतरे जोड़ने हैं, इसलिए हमने दो अलग अलग चरों का इस्तेमाल किया। और यहाँ पे जो हमारा समीकरण बना है, इन दोनों में दो चर इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इनको हम कहेंगे कि ये कैसा समीकरण है, ये है दो चर वाला। ठीक है, और अगर हम बात करें घात की, तो घात इसमें एक ही है, x की घात भी एक, y की घात भी एक, f की घात भी एक, h की घात भी एक, तो दो चर वाला है और कैसा है, रैखिक है। ठीक है, दो चर वाला है और साथ में कैसा है, रैखिक है, तो हम कहेंगे ये हुआ दो चर वाला रैखिक समीकरण। किस किस को समझ आया दो चर वाला रैखिक समीकरण दिखने Yes, में ma'am. कैसा होता है? दोबारा इसके पास समझाना टोटल था। कितने चर होते हैं? क्या हो गया? दो मैम। दोबारा समझाओ। ठीक है, दोबारा समझते हैं इसको। देखो, सबसे पहली चीज तो आपको समीकरण बनाना आना चाहिए, जैसे हमने पिछले उसमें किया था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने यहाँ पे कहा कि एक राम है, राम के पास कुल सेब और संतरे की संख्या 6 है। मतलब राम के पास कुछ सेब है, कुछ संतरे हैं, हमें नहीं पता कि कितने हैं, हमें नहीं पता कि सेब कितने हैं, संतरे कितने, कुछ नहीं पता, पर हमें ये कह रहे हैं कि इसका समीकरण बनाओ। तो हमने कहा ठीक है, चलो हम सेब को x मान लेते हैं, कि जितने भी उसके पास सेब हो राम के पास, हमें तो नहीं पता कितने हैं, पर हमने उनको x मान लिया। और जितने भी संतरे हैं राम के पास, हमें नहीं पता, इसलिए हमने उनको जो है वो y मान लिया। हमने अगर x को सेब माना है और y को संतरा माना है, तो हम x को संतरा नहीं मान सकते, क्योंकि अब जहां जहां पे भी x लिखेंगे हम समझ जाएंगे कि वो सेब है, जहां जहां पे भी y लिखेंगे हम समझ जाएंगे कि वो संतरा है। तो इसलिए हमने एक को x मान लिया, एक को y मान लिया, और यहाँ पे समीकरण बना दिया कि सेब में, राम के पास जो सेब है उसमें जब उसने संतरों को जोड़ दिया तो उसके पास कुल 6 फल हुए। ठीक है, हमें अभी भी नहीं पता कि संतरे कितने हैं और सेब कितने हैं, हमने वो जानना भी नहीं है, हमने बस अभी सिर्फ समीकरण बनाना है। तो ये हमने समीकरण जो है वो अपना तैयार कर लिया। ठीक है, अब इस समीकरण को देखो, तो इस समीकरण में कितने चर हैं? तो इसमें दो चर हैं। चर क्या होता है? जो इंग्लिश के अल्फाबेट होते हैं ABC से लेकर के XYZ तक, तो दो इसमें चर है। इन चरों की घात कैसी है? घात दोनों में एक है, क्योंकि जिसके सिर पे कोई घात नहीं होती हम मानते हैं उसके सिर पे एक ही घात है, और अगर x के सिर पे और y के सिर पे घात एक ही है तो उसको हम रैखिक का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? रैखिक। ठीक है, और क्योंकि इसके पास देखो लेफ्ट हैंड साइड भी है, राइट हैंड साइड भी है, बराबर का निशान भी है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये जो है वो एक समीकरण है। तो लो, बन गया हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण। बताओ, अभी कोई डाउट? नो मैम। आगे बढ़ते हैं फिर, चलो आगे बढ़ते हैं। तो दो चर हो गए, चरों की घात इसमें एक हो गई, और कैसा है ये? तो ये समीकरण है, इसे कहते हैं दो चरों वाला रैखिक समीकरण। राम के पास सेब और संतरे, फिर से भी सवाल आ गया है, पर अब आपसे सवाल कुछ और पूछा है कि क्या आप बता सकते हो कि राम के पास कितने सेब हैं और कितने संतरे हैं? अगर आपका क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है कि दोनों को जोड़ो उत्तर में 6 आएगा, तो क्या बता सकते हो आप कितने सेब कितने संतरे? किसने बोला 3-3? किसने बोला? मैं बोलती हूँ कि 4 सेब हो सकते हैं, 2 संतरे हो सकते हैं, 1 सेब हो सकता है, 5 संतरे हो सकते हैं, 3 भी हो सकता है, पर एग्जैक्ट हमें नहीं पता ना। होने को तो भाई कुछ भी हो सकता है, पर एग्जैक्ट अगर निकालना हो तो सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन से हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। हमें थोड़ी सी और जानकारी अगर देंगे तब हम एग्जैक्ट नंबर निकाल पाएंगे कि इसके पास सेब कितने हैं और संतरे कितने हैं। अभी सभी को क्लियर हुआ कि अगर आपका सवाल सिर्फ इतना है तो आप एग्जैक्ट नंबर नहीं निकाल सकते कि कितने सेब कितने संतरे हैं। नहीं बेटा, क्या पता इसके पास 2 सेब हो 4 संतरे हो, क्या पता, हमें नहीं पता। तो इतने से क्वेश्चन से आंसर नहीं मिलेगा। अगर हमें ये थोड़ी सी और सूचना दे दे तो शायद हम आंसर निकाल पाए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, क्या पता इन्होंने हमें कुछ बताया हो। तो यहाँ पे हम मान के चले, ठीक है, हम यहाँ पे जब हमने मान के चले कि माना राम के पास 0 सेब हैं, तो संतरे कितने हुए?
6 हुए, तभी तो उनका टोटल 6 आया। हमने माना राम के पास 1 सेब है तो संतरे 5 हुए, राम के पास 2 सेब है तो संतरे 4 हुए, राम के पास 3 सेब है तो संतरे भी 3 हुए। ठीक है, अच्छा राम के पास 4 सेब होंगे तो संतरे होंगे 2, राम के पास अगर 5 सेब होंगे तो संतरे होगा 1, और राम के पास अगर 6 सेब होंगे तो संतरा होगा 0। तो इतने सारे आंसर हैं इसके, इतने सारे। पर हमारे सवाल का सही उत्तर कौन है उसका पता तभी लगता है जब सवाल में हमें थोड़ा सा और कुछ बताया गया हो। ठीक है, तो अब ये सवाल अधूरा है, अधूरा सवाल है, तो इसके 1 2 3 4 5 6 7 उत्तर आ रहे हैं। ठीक है, x + y = 3। 3 क्यों बेटा, टोटल तो 6 दिया है ना, तो 6 होगा। ठीक है, तो अब इसके 7 आंसर आ रहे हैं, पर देखते हैं कि एग्जैक्ट आंसर क्या है। तो ये हमारे जितने भी है ये हमारा हल है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इसको। अगर हमें एक और जानकारी दे दी जाए, जिस जानकारी मैं तब से आपको बता रही हूँ, जिस जानकारी की हम तब से बात कर रहे हैं, कि अगर आपको थोड़ी सी और जानकारी मिल जाए तब आप एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हो। अगर जानकारी अधूरी थी तो आपके पास 7 आंसर आ रहे थे। ठीक है, तो जानकारी देख लेते हैं। राम के पास जो सेब है वो संतरों से 2 ज्यादा है। अब सोचो, राम के पास जो सेब है मतलब कि x वो संतरों से 2 ज्यादा है, मतलब अगर हम सेब में से संतरा घटाएं तो 2 बचेगा, क्योंकि सेब ज्यादा है, जो ज्यादा होता है उसमें से कम चीज को घटाते हैं। तो एक समीकरण हमें मिल गया x - y = 2, और पहला समीकरण तो हमारे पास था ही था, x + y = 6। ठीक है, अब देखो जरा, क्या आप अब सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को? अब इसका एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हो क्या? ठीक है, आगे देखते हैं। ये हमने लिख दिया यहाँ पर। तो अगर हम बात करें इसका आंसर निकालने की, तो जी हाँ निकल जाएगा। अगर मैं यहां से x का मान निकालूं, x का मान आ जाएगा 2 + y। ठीक है, x का मान कितना आ जाएगा? 2 + y। अब x लिखो या 2 + y लिखो, बात एक ही है। क्यों बात एक है? क्योंकि दोनों बराबर है ना, दोनों बराबर होते हैं तो आप किसी को भी लिख सकते हो। तो मतलब मैं x को यहां से हटा के x की जगह पे लिख सकती हूँ y = 2। मैंने क्या किया, मैंने x की जगह पे लिखा y = 2, और इस y को ऐसे का ऐसा ही रहने दिया। तो यहां पर आ गया 6। अब ये आ गया 2y, ये आ गया 6 - 4। ठीक है, क्योंकि 4 नहीं, सॉरी 6 - 2। समझा सभी को? मैंने y से y को जोड़ दिया तो 2y बन गया, जमा का 2 था, इसको उठा के मैंने वहां भेज दिया तो ये माइनस का बन गया। अब यहां से y का मान निकाल लेते हैं। 6 में से 2 गए 4, बटे में आ गया 2, तो हमारे पास y का मान आ चुका है 2। मुझे बताओ y हमने किसको माना था? y हमने किसको माना था? संतरे को। तो हमारे पास जो संतरे की संख्या है वो आ गई है 2 के बराबर। और अगर संतरे की संख्या हमें 2 मिल चुकी है तो सेब बताओ कितने होंगे? 4 4। तो हमारा जो एग्जैक्ट आंसर है वो ये है कि राम के पास 4 सेब है और 2 संतरे हैं। ठीक है, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर हमें मिल गया। अब मैंने ये सब क्या किया है, क्यों किया, ये आपको पता चलेगा आगे, क्योंकि आगे हम इसी विधि के बारे में सीखेंगे। अभी तो नहीं, काफी समय बाद सीखेंगे इस विधि के बारे में जो मैंने यहाँ पे किया। इसको हम कहते हैं विस्थापन विधि या फिर प्रतिस्थापन विधि, कुछ इसको ऐसा कहते हैं। ठीक है, जो कि आपके सिलेबस में भी है। तो हमें बस इसका राइट आंसर निकालना था, वो मैंने आपको निकाल के अभी के लिए दे दिया है कि सेब 4 है और संतरे 2 है। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। बल्कि अगर हम बिना इंफॉर्मेशन के आंसर निकालते तो हमारे पास 7 आंसर आते। हाँ बोलो फिर से। मैम कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हो? 3rd चैप्टर, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। तो ये हमारे पास, अच्छा ये तो हमने कर लिया। अब देखो, अब जब आपके पास सवाल ऐसा हो कि आपको जो है वो 2 समीकरण दिख रहे हो, जैसे कि अब ये वाला सवाल था, इस सवाल को हल करने के लिए हमें कितने समीकरण की मदद लगी? 2 समीकरण की। अगर मुझे सिर्फ ये वाला समीकरण पता होता या मुझे सिर्फ ये वाला समीकरण दिया होता और
एक ही समीकरण दिया होता, दो नहीं दिए होते, तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाती, क्योंकि इस समीकरण से मैंने x का मान निकाला, फिर उसको मैंने इस समीकरण में डाला, फिर उससे मुझे y की वैल्यू मिल गई, y से फिर x की वैल्यू मिल गई। मतलब कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर इस सवाल को हल करना था, इस सवाल को हल करना है, तो हमें दो समीकरणों की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ एक समीकरण की मदद से ऐसे सवाल हल हो ही नहीं सकते। तो मतलब आपका जो थर्ड चैप्टर है उसमें भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे अब जहां पे आपको दो दो समीकरण एक साथ मिलेंगे, तो उनको हम क्या कहते हैं, तो उनको हम कहते हैं, ये क्या हो गया, स्क्रीन चली गई, Yes, ma'am. Yes. रुको एक मिनट। ठीक है, अभी आपको स्क्रीन नजर आ जाएगी। ठीक है, अभी आ गई होगी। तो इनको हम कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जो कि आपके थर्ड चैप्टर में आपको हर सवाल में देखने को मिलेगा। ठीक है, कि आपको दो दो समीकरण एक साथ दिए गए होंगे और फिर आपको क्या करना होगा, या तो इन दोनों का ग्राफ बनाने को बोला जाएगा, या तो इन दोनों का हल निकालने को बोला जाएगा। तो इसलिए अब इससे बिल्कुल अच्छे से इंट्रोड्यूस हो जाओ कि इनको हम कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म मतलब जोड़ा, क्योंकि ये हमेशा जोड़े में मिलेगी, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक समीकरण अलग अलग क्वेश्चन में आ रहा है, दूसरा अलग क्वेश्चन में आ रहा है, नहीं, एक ही क्वेश्चन में दो दो समीकरण आएंगे, इसलिए इसको हमने नाम दिया युग्म का। ठीक है, तो बताओ ये किस किस को समझ आ गया कि क्या होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। वाई लिख लो चैट बॉक्स में, दोबारा दोबारा समझना है। देखो, इसमें समझने वाला दोबारा कुछ है नहीं, वैसे बस इतना है कि ये आपको दो समीकरण मिलेंगे एक साथ, तो इसको हम कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, मतलब उनका जोड़ा। क्योंकि ये भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है, ये भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है, तो ये दोनों जब आपको साथ में मिल गए तो इसको कहेंगे इनकी जोड़ी है, इनका युग्म है। तो बस इसमें इतना ही है। ठीक है, यस मैम। मैम ये प्रतिस्थापन विधि से होगा ना? हाँ बिल्कुल, ये प्रतिस्थापन विधि से हो सकता है, ये विलोपन विधि से हो सकता है। ठीक है, बहुत सारी विधियां हैं। अब बात कर लेते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होते हैं इनको हल कैसे किया जाता है। तो इनको हल करने के लिए दो तरीके होते हैं। पहला होता है ग्राफीय विधि या ज्यामितीय विधि, और दूसरी होती है बीज गणित विधि। जो आप कह रहे थे अभी प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वो आते हैं बीज गणित विधि में। और एक होता है प्रतिच्छेदी रेखा, है ना, संपाती रेखा, या फिर उसको क्या समांतर रेखा, वो होता है ज्यामितीय विधि में। तो दोनों तरीके से क्या होता है, दोनों तरीके से हम अपने समीकरण का हल निकालते हैं। तो चलिए अभी हम सीखेंगे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो लिख लो कि आपका एक रैखिक समीकरण युग्म होता है, मतलब दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उनको हल अगर करना है तो दो तरीके से कर सकते हो। नंबर 1 ग्राफ बना के, नंबर 2 बीज गणितीय विधियों से। ठीक है, चलिए तो अभी देख लेते हैं फटाफट से कि ग्राफ की मदद से कैसे हम हल का पता लगाते हैं या फिर हल निकालते हैं। अभी तो हम हल का पता लगाएंगे सिर्फ। चलो, आपको यहाँ पे एक सवाल दे रखा है x + y = 6। यहाँ हमें x और y दोनों का ही मान नहीं पता है। ये जो समीकरण है ये अकेला है, ये अभी पेयर में नहीं है। ठीक है, अतः हमें एक चर का मान सोच के दूसरे चर का मान ज्ञात करना पड़ेगा। देखो अभी हमें फिर से वही समीकरण दे दिया है कि x + y = 6 के, तो हमें यहाँ पे सोचना पड़ेगा खुद से कि अगर x 0 हो जाए तो y कितना आएगा, y 6 आएगा। अगर x जो है वो 1 हो जाए तो y कितना आएगा,
5 आएगा। अगर x जो है वो 2 हो जाए तो y कितना आएगा? 4 आएगा। कैसे 0 और 6 आ रहा है बताओ, ये समझ आया? इसमें डाउट है? कैसे मुझे पता चल रहा है कि 0x हो तो y 6, x 1 हो तो y 5, x 2 हो तो y 4? कैसे पता लग रहा है बताओ? जैसे जैसे x का मान रखेंगे मैम वैसे वैसे y का निकल जाएगा। हाँ, कैसे निकलेगा? पर वही तो मैंने पूछा। मान निकालना पड़ेगा मैम पहले। हाँ, मतलब हमें इस समीकरण में वैल्यूज को पुट करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने कहा कि माना x 0 है, ठीक है, तो x की जगह पे 0 लिखो, y की जगह पे y लिखो, 6 की जगह पे 6 लिखो। पक्षांतर विधि का इस्तेमाल करके 0 को उधर भेजो तो ये आ जाएगा 6 माइनस 0 और y का मान आ जाएगा 6। ठीक है, तो मैंने जब x को 0 माना तो y खुद ही 6 आ गया। फिर मानो मैंने x को माना 1, तो x की जगह पे 1 लिखो और y को अकेला छोड़ो। y को अकेला छोड़ेंगे, 1 जमा का है वहां जाके माइनस का हो जाएगा और y का मान खुद निकल के आ जाएगा 5। तो जब x 1 तो y 5। वैसे ही मान लो x अगर 4 हो, ठीक है, x कितना हो? x अगर 4 हो तो y ऐसे का ऐसा रहेगा बराबर में 6 और y कितना आ जाएगा? तो 6 माइनस 4 y बराबर है 2। कि जब मैंने x को 4 माना तो y कितना आया? y 2 आया। ऐसे जो है वो हमें सोच सोच के मान निकालना पड़ता है जब हमें किसी का मान पता नहीं होता। ठीक है, जब हमें इन्होंने 2 चर दे दिए, ना मुझे x का पता ना मुझे y का पता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? खुद ही सोच सोच के मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो अभी के लिए ये सोच के मान निकालना हमने सीखा, तो देखते हैं इसके कितनी तरह से इसके हल निकलेंगे। माना x 0 के बराबर है तो y कितने के बराबर होगा? y 6 के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका अब हमने हल लिखना है। किसी भी समीकरण का जब हल लिखते हैं तो उसको ऐसे लिखते हैं, पहले x वाली चीज फिर y वाली चीज। ठीक है, इस बात को बिल्कुल याद रखना। किसी भी समीकरण का अगर हम हल लिख रहे हैं तो हम कैसे लिखेंगे उसको? x कॉमा y करके। पहले हमेशा x की जगह पे जो आ रहा है उसको लिखना होता है, फिर y की जगह पे जो आ रहा है उसको लिखना होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इसका हल लिखना चाहूँ तो बताओ इसका हल मैं क्या लिखूं? 0 प्लस y बराबर वो 6। नहीं, हल जैसे x कॉमा y है ना, देखो x का मान निकाल दिया यहाँ पर, y का मान निकाल दिया यहाँ पर, तो इसका हल कैसे लिखूं? 0 कॉमा 0 कॉमा 6। देखो अब अगर आपने गलती से यहाँ पर 6,0 लिख दिया तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसे नहीं लिखते। पहले हमेशा x की वैल्यू लिखनी है, बाद में हमेशा y की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो चलिए x जब 2 था तो y कितना आया था बताओ? 4 मैम। 4। तो इसका हल क्या होगा? 4 मैम। ठीक है, y जब 0 था, अब ध्यान से सुनना भाई, y अगर 0 है तो x कितना आएगा? 6 मैम। और इसका अभी रुक जाओ, और 0 मैम। इसका मुझे हल लिख के बताना। y अगर 0 है तो x आ जाएगा 6। इसका हल लिख के बताओ। 6,0 मैम। 6,0 मैम। बिल्कुल 6,0। क्यों? क्योंकि x पहले लिखना है, y बाद में लिखना है। y अगर 1 हो तो x कितना होगा? हम इस समीकरण के हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, जो ऊपर वाला समीकरण लिखा है ना, हाँ, इसके हिसाब से हम चल रहे हैं कि अगर y 1 के बराबर है तो x जो है वो 5 होगा। और इसका हल लिख के बताओ। 5,1। x अगर 3 के बराबर हो जाए 3 y 3 होगा। इसका हल लिख के बताओ। 3 ठीक है, तो हमने इसका हल यहाँ पे लिख दिया है। आप ऐसे और कितने हल निकाल सकते हैं सोचो। इस तरह से आप x और y के टोटल कितने हल निकाल सकते हो? पक्का? इसके हम निकाल सकते हैं अनगिनत हल। ठीक है, जिनको हम गिन भी नहीं सकते, इतने सारे हल निकाल सकते हैं इस विधि से। क्यों? क्योंकि आप संख्या भरते जाओ, आपको उत्तर मिलता जाएगा, मिलता ही जाएगा। ठीक है, अनगिनत, इसलिए हम कहेंगे कि इसके निकल सकते हैं अनगिनत हल। जैसे कि मैं आपको बोल दूं कि x अगर
15 है तो y निकालो। अब देखना जरा कौन कौन गलती करेगा। ये x है, ये जमा का y है, बराबर में 6 है। x की जगह पे अगर 15 लिख दूं तो y का मान निकाल के मुझे बताओ फटाफट से। मैम 9 माइनस 9। नो मैम माइनस। देखो y यहाँ पे रख दिया अकेला, 6 वहां पे पहले से था, 15 यहाँ जमा का है, वहां जाके माइनस का हो जाएगा। 6 में से 15 तो भाई घटते नहीं, 15 में से 6 घटाओ तो आ गया 9। 9 कैसा आएगा, प्लस का माइनस का? माइनस। माइनस का, बिल्कुल। तो y का मान आ गया -9। ठीक है, तो ऐसे ही आप कोई भी संख्या उठा के x की जगह पे लिखते जाओ, 1000, 1500, करोड़, लाख, मिलियन, जो भी लिखना है लिखते जाओ, आपको y का मान मिलता जाएगा। इसलिए इस विधि से हम अनगिनत हल जो है वो किसी भी समीकरण के निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अतः किसी भी दो चर वाले, हाँ फिर से बोलो बेटा। कौन सी विधि है मैम ये? इस विधि का कोई नाम नहीं है, इसमें बस हम मान के चलते हैं, एज्यूम करते हैं, सोच सोच के हम निकालते हैं। ठीक है, ये कोई विधि नहीं है। ठीक है, इसको मतलब इसका कुछ नाम नहीं है। इसमें बस एक एक चर का मान हम खुद से भरते हैं और दूसरे का हमें मिलता जाता है। ठीक है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, अनगिनत हल जो है वो निकाल सकते हैं। तो x जमा y बराबर 6 के कुछ हल इन्होंने लिखे हैं। अब इन्होंने जो हल लिखे हैं, हल लिखने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, अभी हमने सीखा कि पहले लिखी जाती है x वाली चीज, फिर लिखी जाती है y वाली चीज। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है 0,6, मतलब x कितना है, x 0 है और y 6 है, तभी इन्होंने 0,6 लिखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी लिखा है 2,4, मतलब कि भाई x 2 है, y 4 है। तो ये कह रहे हैं कि अब इन बिंदुओं हमने आपको दे दिए, ये जो बिंदु थे ये हमने आपको दे दिए, हल हमने आपको दे दिए, आप क्या करो, इसकी मदद से ग्राफ बनाओ। हमने कहा ठीक है, ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए हमें जो पता होना चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो x, y, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कि सबसे पहले जो लिखा जाता है वो x होता है, बाद में जो लिखा जाता है वो y होता है। तो अगर मैं आपको बोलूं 0,6 है, इसको ग्राफ पे हमने दर्शाना है, तो इसको दर्शाने के लिए x का कितना ढूंढना है और y का कितना ढूंढना है, बताओ। x का 0 y का 0। बिल्कुल, x का 0 तो भाई यहाँ पर है, y का 6 यहाँ पर है। ठीक है, तो अब जब भी कोई एक चीज 0 हो जाती है तो क्या होता है, जो अक्ष बच गया, जैसे कि देखो x तो 0 हो गया, कौन सा अक्ष बच रहा है, y अक्ष बच रहा है। y का कितना, y का 6, तो 6 ही हम ग्राफ में ऐसे दर्शाएंगे। ठीक है, पोल में क्वेश्चन करेंगे भी, इसके बाद पोल में क्वेश्चन है, इसलिए इसको अच्छे से सीखो, क्योंकि ग्राफ का ही क्वेश्चन पोल में है कि x तो खत्म हो गया, x तो 0 हो गया, बचा कौन, बचा y के पास y कितना, 6, तो 6 पे ही हम इसका आंसर ऐसे जो है वो सर्कल करके बना देंगे। जब भी आपका कोई अक्ष 0 हो जाता है, x 0 हो गया तो y पे उत्तर आएगा, y 0 हो गया तो x पे उत्तर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट है, इसका हमने नाम लिख दिया 0,6। अब ढूंढना है हमने 2,4, तो मतलब x का कितना और y का कितना, बताओ। x का 2 y का x का 2 मैम, y का 4। x का 2 y का 4, तो x का 2 कहाँ है, x का 2 है यहाँ पर, y का 4 कहाँ है, y का 4 है यहाँ पर। क्या करते हैं 2 और 4 से, तो 2 से सीधी रेखा ऊपर को लेके जाएंगे, 4 से सीधी रेखा आगे को लेके आएंगे, जहां पर ये टकरा गई, जिस बिंदु पे ये टकरा गई, बस वही हमारा पॉइंट होगा, वही हमारा उत्तर होगा। तो ये हमारा आंसर है। फिर से रिपीट कर देती हूँ, x का 2 है तो x के 2 से क्या करो, ऊपर की तरफ को जाओ, y का 4 है तो y के 4 से क्या करो, आगे की तरफ को जाओ, और जहां पर भी ये दोनों टकरा जाते हैं, ऐसे टकरा जाते हैं, वहां प्रतिच्छेद कर देते हैं, उस बिंदु पे हमें हमारा पॉइंट मिलता है। तो ये है हमारा बिंदु, कौन, x का 2 और y का 4। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। तो अगला है 6,0, मतलब कि x का 6 ढूंढना है, y का 0 ढूंढना है। अब मैंने आपको अभी भी बताया था कि अगर कोई चीज 0 हो जाती है तो उत्तर किस पे आता है, बिंदु
आप मुझे बताओ मेरा आंसर कहाँ आएगा, एक्स पे या वाई पे? वाई पर। एक्स पे मैम वाई पे। देखो ना, X एक्स पर कॉमा मैम। वाई, एक्स 6 है, एक्स पे वाई 0 है, एक्स पे आंसर आएगा। एक्स के कितने पे आंसर आएगा? 6 पर। 6 पे 6 पर, 6 पे मतलब यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है एक्स का 6, वाई का 0। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। 4,2, एक्स का 4 और इस बार वाई का 2। तो हमने एक्स का 4 ढूंढना है, एक्स का 4 यहाँ पर है, 4 से ऊपर की तरफ को जाएंगे। वाई का 2 ढूंढना है, वाई का 2 यहाँ पर है, 2 से आगे की तरफ को आएंगे। जिस बिंदु पे ये टकरा गए बस वही बिंदु हमारा उत्तर होगा। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे मिल गया है अपना पॉइंट, जिसका नाम है 4,2, एक्स का 4, वाई का 2। फिर हमने ढूंढना है 3,3। तो 3, एक्स का 3 यहाँ पर है, इधर ये एक्स का 3 है, ये जो यहाँ से आ रहा है ये वाई का 3 है। तो एक्स से ऊपर की तरफ को जाएंगे, वाई से आगे की तरफ को बढ़ेंगे, और जहां पे ये टकरा गए वहां पे बिंदु बन जाएगा, और ये आ गया 3,3। ठीक है, और जब हम इन सभी बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे तो हमें कैसी रेखा मिलेगी? बताओ, टेढ़ी मेढ़ी मिलेगी या बिल्कुल सीधी मिलेगी? सीधी मैम। मतलब हमें मिलेगी सरल रेखा। तो ये बन नहीं रही मुझसे, सरल रेखा मिलेगी। और जब भी आप किसी एक चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाते हैं तो वो हमेशा ही सीधी रेखा आपको देता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसी सीधी रेखा आपको मिल जाएगी, इसे हम कहते हैं सरल रेखा। तो किसी भी रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होता है वो बिल्कुल सीधा होता है, सरल रेखा होता है। अब सबसे जरूरी चीज सुनने वाली, जिसकी मदद से आप पोल की क्वेश्चन हल करोगे, वो ये है कि इस समीकरण के जो भी हल है वो सारे के सारे इस ग्राफ की रेखा पर आते ही आते हैं। ठीक है, इस समीकरण के जितने भी हल हैं वो सभी इस ग्राफ की रेखा पर आएंगे ही आएंगे। जैसे कि 3,3 इसका हल था तो ग्राफ पे आ गया, 0,6 इसका हल था तो ग्राफ पे आ गया। अगर मैं बोलूं कि भाई x का 1 और y का 1, ठीक है, मैं बोलूं x का भी 1, y का भी 1, तो वो बिंदु यहां पर है। वो बिंदु कहाँ है? वो बिंदु यहां पर है। तो क्या जो मेरा ये वाला बिंदु है, ठीक है, क्या ये बिंदु भी ग्राफ में आया है? बताओ, ये वाला जो बिंदु है क्या ये भी ग्राफ में आया है? यस मैम। पक्का? नो मैम। नहीं, क्योंकि ग्राफ की रेखा तो ये जा रही है। देखो, ग्राफ की रेखा तो ये जा रही है, इस रेखा पे जो जो बिंदु आएंगे वो समीकरण के हल होंगे, इस रेखा पर जो बिंदु नहीं आएंगे वो समीकरण के हल नहीं होंगे। जैसे कि ये है, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया था ये है 1,1। 1,1 इस समीकरण का हल नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि 1 + 1 तो 2 होता है, 6 तो होता नहीं, तो इसलिए इसका हल नहीं है। तो इसलिए ये ग्राफ की रेखा पर नहीं आया। ठीक है, तो ग्राफ की रेखा पे वही आते हैं जो हल होते हैं, जो हल नहीं वो ग्राफ की रेखा पे भी नहीं आएंगे। तो ये हमने बनाया था इसका ग्राफ, तो यहाँ पे भी ग्राफ हमने देख लिया है। तो इसका ग्राफ अभी बाद में, इसका ग्राफ हमने इन्होंने खींचा। चलो इसके पॉइंट लिख लेते हैं। x की जगह पे अगर मैं 0 लिखूं तो y आएगा 3। x की जगह पे अगर मैं 3 लिखूं या 1 लिखूं तो देखो y कितना आएगा। तो y आ जाएगा 5/2। ये तो नहीं चाहिए, चलो 3 लिख के देखते हैं। x की जगह पे 3 लिखूं तो y बराबर है 3/2। नहीं, तब भी नहीं आएगा। आगे देखते क्या क्या पॉइंट्स इन्होंने लिए हैं। 0,3, 2,2, 4,1, 6,0, 8, -1, -2,4, ये सभी क्या है? ये सभी इसके हल थे। इसलिए क्या हुआ? इसलिए ये जो है वो इसकी ग्राफ पे आ गए। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे कल तक। अभी क्या करते हैं, अभी क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो मुझे बताओ, क्या x - y बराबर है 2 के आलेख पर स्थित प्रत्येक बिंदु इसका हल होगा? बस इसका आंसर बता दो कि ये जो ग्राफ है, ये जो आपको हरे रंग की लाइन दिख रही है, इसके ऊपर जितने भी बिंदु हैं क्या वो इस समीकरण के हल हैं? यस मैम। ठीक है,
आपको नहीं विश्वास है चलो चेक करके देखते हैं। चेक करेंगे हम माइनस वाला, सबसे टफ चेक करते हैं। -1 लिख दिया मैंने x की जगह पर, क्योंकि हमारा बिंदु है -1, -3। इसका मतलब -1 है x, -3 है y। ठीक है, तो -1 लिख दिया, उसके बाद माइनस का निशान, उसके बाद -3 लिख दिया। ये 2 के बराबर आना चाहिए। अगर ये 2 के बराबर आ गया तो हम कहेंगे ये इसका हल है। अगर 2 के बराबर नहीं आया तो कहेंगे हल नहीं है। -1 का -1 ही रहेगा, माइनस माइनस बन गया प्लस, ये आ गया 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 में से 1 गए 2 आता है, 3 बड़ा, 3 के पास जमा का निशान, तो उत्तर में भी जमा का निशान आएगा। तो यहाँ पर भी 2, और जब हमने समीकरण को हल किया तो यहाँ पर भी 2, इसका मतलब ये इसका हल है। ठीक है, तो सारे रैखिक समीकरण के आलेख एक तो सीधी रेखा होते हैं, और दूसरा इनमें क्या होता है, हर एक हल जो है रैखिक समीकरण के ग्राफ पर आता ही आता है। ठीक है, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर पक्का क्वेश्चन बोल में करेंगे। आपको पूछा है क्या बिंदु 3,5 इसके ग्राफ पे आएगा? तो पहली चीज भाई, हमें तो ग्राफ ही नहीं दे रखा, बिना ग्राफ देखे कैसे पता लगाएं कि 3,5 इसके ग्राफ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बिल्कुल सिंपल चीज है, आप देखो 3,5 क्या है। 3 जो है वो x का मान है, 5 जो है वो y का मान है। तो आप क्या करेंगे, आप समीकरण में इनके मान को भर देंगे। अगर समीकरण संतुष्ट हुआ, मतलब दोनों तरफ ही 18-18 आ गया, तो हम कहेंगे हाँ ये जरूर ग्राफ की रेखा पे आएगा। लेकिन अगर समीकरण बराबर नहीं आया, संतुष्ट नहीं हुआ, तो हम कहेंगे नहीं ये इसका हल ही नहीं। जब हल ही नहीं तो भी ग्राफ के ऊपर भी क्या करेगा आके, है ना। तो x की जगह पे लिख दिया 3, जमा का निशान, 3 यहाँ पर है, y की जगह पे लिख दिया 5, बराबर में 18। तो ये 3 है, 5 3 होता है 15, बराबर में है 18। तो 15 में 3 जोड़ा 18 आया, और बराबर में भी 18 था, दोनों तरफ हमारी चीजें बराबर आ गई। तो हम कहेंगे हाँ ये जो 3,5 है ये इसका हल है। हल क्यों है? क्योंकि इसने दोनों तरफ को बराबर कर दिया, और अगर ये इसका हल है तो ग्राफ की रेखा पर ये जरूर जरूर आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे भी आंसर क्या है, बराबर आया, इसलिए हम कहेंगे कि हाँ ये इस पर स्थित होगा। तो अभी के लिए क्वेश्चन पोल में कर ही लेते हैं, देखते हैं भाई अभी जो हमने इतना सब कुछ पढ़ लिया है, किसको किसको कितना समझ आया। स्क्रीनशॉट लेना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देखो यही आंसर इसका यही है। ठीक है, इसी का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं ऐसा ही प्रश्न पूछ, क्या हो गया? अब वो तो पता नहीं, क्या पता आपको ग्राफ दिख जाए अगले सवाल में, क्या पता ग्राफ नहीं दिखे। तो इसको भी सीख के रखो कि अगर ग्राफ नहीं दिया होगा तो बिंदु एक्स वाई तो पता ही आपको, पहले लिखा एक्स दूसरा लिखा वाई, एक्स वाई को भर देना और सॉल्व करके देखना कि जो इस तरफ आया है, जो इस तरफ आया है वही उत्तर इस तरफ भी आना चाहिए। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, अभी आगे बढ़े। यस चलो, तो आपको यहाँ पे वैसे इन्होंने दे ही दिया है भाई, ग्राफ दे ही दिया है। ठीक है, तो मैं पहले तो बिंदु लिख लेती हूँ। तो पहला आपको ये एक बिंदु यहाँ पर दिया है, ये जो रेखा जा रही है भी ग्राफ की जा रही है। पहला बिंदु दिया है 2,0। ठीक है, और दूसरा बिंदु दिया है 0,-1, और ये जा रही है यहाँ से ग्राफ की रेखा, ये वाली। इस पर बने हैं ये 2 बिंदु। ठीक है, एक 0,-1 और दूसरा है 0, और एक बिंदु एक्स्ट्रा भी बनाया है, इधर कहीं दूर जैसे बनाया है, जो है 0,2। ठीक है, जो है 0,2। अब आपसे पूछा है कि ये जो 0,2 है, क्या ये इस समीकरण के ग्राफ पर स्थित है, हाँ या ना? ग्राफ आपको पता है किस रंग से बना है, लाल रंग से बना है। क्या जो बिंदु 0,2 है, खुद ढूंढो बिंदु, मैं नहीं बताऊंगी बिंदु कहाँ है, 0,2 मैंने कहा है। ठीक है, 0 पहले 2 बाद में, वो वाला बिंदु क्या ग्राफ की रेखा पे है? अगर आपको लगता है हाँ है तो है ग्राफ की रेखा पे, तो आप यस कहोगे। अगर आपको लगता है नहीं है तो आप नो कहोगे। जिसको लगता है वो ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर दो, जिसको लगता नहीं है वो बी पे टिक कर दो। ठीक है, क्या हो गया फिर से बोलो। कौन सा बिंदु? 0,2। चैट में आंसर दे मैं। चैट में नहीं बेटा, पोल में। ये है यहाँ पे 2,0।
ये वाला बिंदु है 2,0, ये वाला बिंदु है 0,1 और ये वाला बिंदु है 0,2। तो आपको बोला है कि 0,2 जो बिंदु है क्या वो ग्राफ की रेखा पर आ रहा है? आपको लगता है हाँ आ रहा है तो यस पे टिक करो, लगता है नहीं आ रहा तो नो पे टिक करो पोल में जाके, ठीक है, ए या बी पे। अच्छा सबको पता ना पोल कहाँ होता है? अगर किसी को नहीं पता तो वही पूछ लो। तो सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। 2,2 बिंदु देख लो भाई कहां पर है और ग्राफ की रेखा कहां जा रही है, क्या उस पे वो आ रहा है? अगर आपको लगता है आ रहा है तो आपने ऑप्शन नंबर ए यानी हाँ पे टिक करना है। अगर आपको लगता है नहीं आ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक करना है। ध्यान से सुना करो जब आपको बताते हैं तो। कितने सारे बच्चों ने गलत आंसर किया है? क्लास में हमारे पास 22 बच्चे हैं, 22 में से 18 बच्चों ने आंसर दे दिया है। तो अभी मैं कर रही हूँ 10 सेकंड का वेट, क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन ये है नहीं। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है प्लीज अपना आंसर पोल सेक्शन में जाके कर दो। 10, 9 और जिन्होंने आंसर कर दिया है वो हैंड रेज कर लो। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो मैंने आपको अभी अभी बताया था कि जो ग्राफ की रेखा है वो लाल रंग से जा रही है और इस लाल रंग की रेखा पर दो ही बिंदु हैं, एक है 2,0, दूसरा है 0,-1। जो 0,2 बिंदु है वो यहाँ पर है और ये ग्राफ की रेखा पर नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर है। अब देखो ना, अगर ये ग्राफ की रेखा पे होता तो ये यहाँ पर होता या यहाँ पर होता। ग्राफ की रेखा तो लाल रंग की थी, पर ये जो बिंदु है ये कहीं दूर कोने में बैठा है। तो इसका आंसर होगा कि ये ग्राफ की रेखा पर नहीं आ रहा है। बताओ अभी समझ आया? जिसने भी गलत किया है, ग्राफ की रेखा जा रही होती है लाल रंग वाली, ये वाली जो रेखा है ये ग्राफ की रेखा है, इसके ऊपर जो बिंदु आएंगे वो इसके ऊपर ही आएंगे। ये 2,0 था, ये 0,2 था। आपसे 0,2 के बारे में पूछा था जो कि इधर था, जो ग्राफ की रेखा पर नहीं आ रहा था। ठीक है, अभी समझ आया? बताओ। यस मैम। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब ध्यान से करना, ग्राफ की रेखा ध्यान से देखना। चैट हो चुकी है ऑफ, क्वेश्चन आ चुका है फिर से आपके पास। चलो, अब आपको बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु है जो ग्राफ की रेखा पर नहीं है। अब आपको ये ढूंढना है जो ग्राफ की रेखा पर नहीं है। पहले तो ग्राफ की रेखा बना लेती हूँ। ये जो लाल रंग की रेखा जा रही है ये ग्राफ की रेखा है, ध्यान से इसको देखो, ठीक है। ये जो लाल रंग की रेखा गई ये है ग्राफ की रेखा। अब इस पे जो जो बिंदु है वो मैं लिख देती हूँ। पहला बिंदु है जो ग्राफ की रेखा पर, उसका नाम है 0,-1। दूसरा बिंदु जो है दिखने आपको रहा होगा इसलिए मैं इसको बना रही हूं, वो है 1,0, ठीक है। तीसरा जो बिंदु है वो है 2,1। रुक जाओ बेटा, अभी पोल ओपन नहीं होगा, पहले क्वेश्चन समझो। 2,1, ये 3 बिंदु हमें दिख रहे हैं, लेकिन एक बिंदु इन्होंने अलग से बना रखा है। देखो यहाँ पे एक बिंदु इन्होंने बना रखा है ये वाला, और इसको भी नाम दे रखा है। तो इसका नाम चलो कुछ अलग से लिख लेते हैं ताकि आपको पता लग जाए। थोड़ा सा किए, बिल्कुल ब्लैक ब्लैक हो गया ना। तो इसका नाम है 3,0। ग्राफ की रेखा के ऊपर, ये जो आपको ग्राफ की रेखा दिख रही है, इस रेखा के ऊपर कौन सा बिंदु स्थित नहीं है इन
चारों बिंदुओं में से उस बिंदु को ढूंढना है जो कि आपको पोल में किसी एक ऑप्शन में दिख जाएगा, जो ग्राफ पर नहीं है, ग्राफ की रेखा पर नहीं है, उसको ढूंढो। और अगर आपको वो मिल चुका है तो आप अपना आंसर अब पोल सेक्शन में जाके दे सकते हैं। इस बार गलती मत करना भाई, बहुत आसान सवाल था पिछले वाला भी, पर आपने गलत कर दिया था। अब गलती मत करना, आराम से कर लो, सोच समझ के। समझ ना आए तो मुझसे पूछो कौन सा बिंदु है जो ग्राफ की रेखा पर नहीं आ रहा। हो गए मैम। ठीक है, सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। वेरी गुड, वेरी गुड। हो गए। 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। बाकी बच्चे भी कोशिश करेंगे। हो गया मैम। 17, ओके, 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। मैम वो क्वेश्चन बेटा फिर से बोलो। और क्वेश्चन करवा अभी तो शायद नहीं होगा और क्वेश्चन, कि टाइम हो गया ना। चलो करते हैं अभी 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। तो 10, ओके, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में। आंसर आप दे सकते हो अपना चैट बॉक्स में। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो ये लाल रंग की ग्राफ की रेखा जा रही है इसके ऊपर सिर्फ 3 ही बिंदु है, वो है 2,1, 1,0, 0,-1। लेकिन जो ये 3,0 वाला बिंदु है ये ग्राफ की रेखा पे नहीं है, ये कहीं और ही जा रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर डी वो पॉइंट है जो ग्राफ की रेखा पर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए क्लास को इतना रखते हैं। अगली क्लास में हम सीखेंगे और ज्यादा ग्राफ के बारे में, रैखिक समीकरण के। ठीक है, तो अभी के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं। अच्छा, एक और चीज सुन लो, एक और चीज सुन लो, क्योंकि आप सभी को पता है कि 30 तारीख को राखी है, रक्षाबंधन है। तो 30 तारीख को आपकी क्लास नहीं लगेगी, अब आपकी क्लास लगेगी सीधा शुक्रवार को। ठीक है, बुधवार की छुट्टी है अवंती की तरफ से। फिर से बोलो बेटा। हैप्पी अच्छा, रक्षाबंधन। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी को भी एडवांस में हैप्पी रक्षाबंधन, और बुधवार को अच्छे से एंजॉय करना। ठीक है, रक्षाबंधन को, और बुधवार को क्लास नहीं होगी, अब हम सीधे मिलेंगे शुक्रवार को। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए। सर नंबर। हाँ बेटा, मैंने उसको स्क्रीनशॉट ले लिया, वो मैं बता दूंगी। हेलो मैम। फिर से बोलो अदिति। मैम आप ऐसे ओके, कह तो रहे अभी के थे लिए एक हफ्ता डेली क्लास हाँ, लगेगी। अभी रुको, यस यस बिल्कुल। तो अभी के लिए मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर ले रही हूँ। तो अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपने अगली क्लास से।